Hello everyone, this is Abhishek Thakur and you are watching your very favorite YouTube channel English with Abhishek Thakur। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में भी हमेशा की तरह हम लोग कॉमन एरर्स के 5 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को सीखने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाते हुए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस सीधा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहता हूं, जिनका नाम है आकाश राज, जिन्होंने कल कमेंट बॉक्स में मुझे लिखा था कि सर कृपया स्टेनोग्राफ़र एसएससी स्टेनोग्राफ़र के लिए भी आप पढ़ाएं, कॉमन एरर्स सिखाएं। तो आकाश राज के साथ साथ मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कॉमन एरर्स का, ये सारे वीडियोस आपके एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। एसएससी स्टेनो के लिए कोई ख़ास वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो 5 कॉमन एरर्स सिखाता हूँ उसके माध्यम से ग्रामर सिखाता हूँ, वो कॉमन एरर्स सीजीएल में भी पूछे होते हैं, स्टेनो में भी पूछे होते हैं, सीएचएसएल में भी पूछे होते हैं, एमटीएस में भी पूछे होते हैं। एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम से मैं प्रश्न उठा के आपको सिखाता हूँ, बोर्ड पे समझाता हूँ। तो आप जो मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते आ रहे हैं या देखते रहेंगे, ये आपको एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हेल्पफुल साबित होगा। और मैं आपको पर्सनली रूप से भी सारे बच्चों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि एसएससी स्टेनो की स्पेशल कोई तैयारी ना करें। यदि आप सीजीएल की तैयारी करते हैं या पूरे एसएससी की ही तैयारी करते हैं तो आपके स्टेनो में उसका लाभ मिलने वाला है। आपको सेट लगाना चाहिए, वो सेट आप सीजीएल का लगाओ, स्टेनो का लगाओ, शॉर्ट एमटीएस का लगाओ, सीएचएसएल का लगाओ, सारे आपको एसएससी स्टेनो में काम करेंगे। तो चलो बिना समय व्यतीत किए हुए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। बोर्ड पे लिखा हुआ है पहला प्रश्न, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर। इसकी मीनिंग हुई कि मैं इस सर्टिफिकेट को डायरेक्टर के द्वारा अटेस्ट करवाने जा रहा हूँ। बताओ बच्चों कहाँ एरर है? प्यारे बच्चों, यहाँ पे एरर है, अटेस्ट वर्ड ना होके यहाँ पे होगा अटेस्टेड। इसकी आएगी थर्ड फॉर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है यहाँ पे कॉजेटिव पैसिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। कॉजेटिव पैसिव क्या होता है बच्चों? जैसे आपको बोलना हो वह पढ़वाना, खिलवाना, हंसवाना, पिटवाना, पेंट करवाना, काम करवाना, इस तरह के जो क्रियाएं होती हैं हिंदी में उनको हम कॉजेटिव पैसिव बोलते हैं इंग्लिश में। गाड़ी चलवाना, कपड़े धुलवाना। तो इन सारे जो एक्सप्रेशंस मैं बोल रहा हूँ, इनको जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को ध्यान देना होता है। वो स्ट्रक्चर होता है कि आप या तो गेट से स्टार्ट करो, गेट या हैव, इस दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, दोनों वर्ब में से कोई एक वर्ब ले सकते हो स्टार्टिंग में। ये इनका फॉर्म चेंज होता रह सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कपड़े धुलवाना में कपड़े आ जाएगा, क्लॉथ्स। गाड़ी चलवाना में कार आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आएगा। यहाँ पे वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। और उसके बाद जो बच्चों वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये बोल रहा है कि मैं अपने सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाने जा रहा हूँ, करवाने, अटेस्टेड करवाने। तो हैव यूज़ किया, सही बात है, 2+V1, यहाँ पे हैव ही है, सही है। यहाँ पे हैव की जगह गेट रहता तो ये भी सही होता, दोनों सही होता, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दिस सर्टिफिकेट हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, अटेस्ट नहीं होगा, अटेस्ट की जगह अटेस्टेड, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बोलो कि कार चलवाना, तो गेट द कार, ऑब्जेक्टिव केस, ड्रीवन। ऐसे बोल सकते हो, मैं कार चलवाता हूँ, आई गेट द कार ड्रीवन। ओके, एक दो और बना सकते हैं आप। देखो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ आ गया,
यहाँ पे गेट भी हम कर सकते थे, गेट करते तो गेट्स होता है, क्यों? क्योंकि शी के अकॉर्डिंग हैज़ या शी के अकॉर्डिंग गेट्स, हर हेयर ऑब्जेक्टिव केस और कट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी मीनिंग क्या? वह अपना बाल कटवाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप यदि एक बार समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखो, शुरू करो, रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगी। लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। बताओ बच्चों, इस सेंटेंस में कहाँ एरर है? मीनिंग, रवि ने अपने दोस्त से कहा एक कार खरीदने के लिए। आपने एरर पता कर ही लिया होगा, ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, टोल्ड के बाद टू नहीं आता है। टेल के बाद, टेल कहो, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो टेल के बाद टू प्रिपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है, ये एक्स्ट्रा है, फालतू है। हाँ, यदि सिर्फ टोल्ड रहे, इसके जगह पर एक और ऑप्शन था, आप ये कर सकते थे, सेड टू। रवि सेड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार भी सही है, या रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। जनरली आप जो नरेशन चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, या सेड भी रहे तो वो सेड रहेगा तो वो टोल्ड में चेंज नहीं होता है। चलो लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ़ आई वर यू। इसकी मीनिंग हुई बच्चों कि मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। तो बताओ बच्चों कहाँ पे एरर है? इस सेंटेंस में बच्चों कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। जो बच्चे नहीं जानते होंगे, बिल्कुल नए हैं, वो सोचते होंगे सर आई के साथ तो वॉज लगता है, वर है, यही एरर हो गया। नहीं बच्चों, ये एक अलग तरह का सेंटेंस है, इसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य, और इसे इमेजिनरी पास्ट बोलते हैं। इसमें इफ़ के बाद आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो। ये बोल रहा है कि इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। यदि वॉज लगा देंगे तो इसकी मीनिंग तो हो जाएगी यदि मैं तुम्हारी जगह था, तो ये सेंस फिट बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे इफ़ के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, कोई चक्कर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे सिचुएशन में, इमेजिनरी पास्ट वाले सिचुएशन में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर ही यूज़ करेंगे। तो ये सही है, ये वर नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान देंगे, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर, वर के बाद कोई नाउन या कोई आपका प्रोनाउन आएगा, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा उसमें सब्जेक्ट के पास वुड प्लस V1 आएगा। तो जो है ही वुड प्लस V1 है ही, तो ये सही है। ये अलग बात है बच्चों कि इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये इस पार्ट को पहले भी लिख सकते थे, इफ़ आई वर यू कॉमा आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, बात वही होती। और भी आप कर सकते हैं, इस पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे यदि मोहन अमीर होता तो वह गरीबों की सहायता करता। यदि मोहन अमीर होता तो वह गरीबों की सहायता करता। इफ़ मोहन वर रिच, मोहन वॉज नहीं, वर, ऐसे सिचुएशन में, इमेजिनरी पास्ट में, कंडीशनल में, इफ़ मोहन वर रिच ही वुड हेल्प द पुअर। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वॉज इन द USA। इस सेंटेंस की मीनिंग हुई कि मैं यहाँ पे ज़्यादा अकेला हूँ जितना कि मैं USA में था। बताओ बच्चों कहाँ एरर है? वो US में भी अकेला था, यहाँ भी अकेला है, लेकिन यहाँ USA में जो अकेला था उससे ज़्यादा अकेला था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एरर आपने फाइंड कर ही लिया होगा। यहाँ पे एरर है इस वर्ड से, मोर एक्स्ट्रा है, फालतू है, सुपरफ्लुअस है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोनलियर तो खुद कॉम्पैरेटिव डिग्री में है। कॉम्पैरेटिव डिग्री आप जानते ही हैं, बिगर, स्ट्रॉन्गर, फैटर, शार्पर, थिकर। तो इसे बोलते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री। जब दो की तुलना होती है तो उसमें कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो जो वर्ड खुद कॉम्पैरेटिव डिग्री में है उसके पहले मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
मोर भी लगाया जाता है, वैसे वर्ड के पहले जो कंपैरेटिव में जिसे हम चेंज नहीं करते हैं ईयर लगा के, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, तो वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे तो खुद ये ईयर लग के कंपैरेटिव में है, तो एक कंपैरेटिव यहाँ एक कंपैरेटिव यहाँ, तो ये फालतू हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जब वर्ड को हम हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। चलो लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। सो द क्वेश्चन नंबर 5th इज़ ऑन द बोर्ड। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? बताओ बच्चों, कहाँ एरर है? मे आई नो, क्या जान सकता हूँ मैं, सेंटेंस का एक पार्ट है। दूसरा, टू हु आई एम स्पीकिंग। और कल परसों मैंने चर्चा किया था किसी वीडियो में कि यदि इधर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ कोई दूसरा क्लॉज लगा हो, सेंटेंस का कोई दूसरा भी पार्ट हो, तो वो इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, वो अफर्मेटिव में हो जाता है। तो वो तो अफर्मेटिव में है ही। देखो, टू हु आई एम स्पीकिंग, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये सही है। इसमें इसके स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पहले लगा हुआ है मे आई नो, एक क्लॉज लगा हुआ है। ये संजोग की बात है कि दोनों इंट्रोगेटिव ही क्लॉज है, मे आई नो, टू हु आई एम स्पीकिंग। तो ये आपका अफर्मेटिव में ही रहेगा और ये भी अफर्मेटिव में रहेगा। ये अफर्मेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव है। चलो तो बताओ बच्चों, इसमें एरर है यहाँ पे टू हु नहीं होगा, यहाँ पे होगा टू हुम। क्या मैं जान सकता हूँ किससे मैं बात कर रहा हूँ? किससे ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है, सब्जेक्ट तो वो खुद है मैं, वो ढूंढ रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस को जब हम ढूंढते हैं तो इसके लिए इंग्लिश होती है whom, WHOM, whom। ठीक है, तो ये टू whom हो सकता है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, टू हु की जगह टू whom। मीनिंग मतलब क्या, हु वर्ड गलत है, हु की जगह आ जाएगा whom। या एक और तरीका था मेरे पास कि ऐसा भी कर सकते थे, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। नो के बाद, नो तक तो सेम आएगा, मे आई नो, उसके बाद हु आई एम स्पीकिंग टू। यदि आप हु को यहाँ पे सिर्फ रखते हो, चलो ये भी लिख देता हूँ, मे आई नो। यदि आप हु को यहाँ पे रखना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है, इसको अभी आप रख सकते हैं, लेकिन इस टू को आपको सबसे लास्ट में डालना पड़ेगा, तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उसमें हमारे सारे वीडियोज़ हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल इंग्लिश विद अभिषेक ठाकुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है।